तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति का जो टॉपिक है एक वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हम अलग अलग पार्ट्स बनाएंगे। आज इसके लिए पहला पार्ट है, ठीक है। आज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब मैं इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में आपको पढ़ाऊँगा तो मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आप चाहे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दें, चाहे आईएएस का एग्ज़ाम दें या वनडे एग्ज़ाम दें, किसी भी स्टेट का वनडे एग्ज़ाम समझ रहे ना, एसएससी, पटवारी, डीएलएड वगैरह इस टाइप के जो वनडे एग्ज़ाम है, या अभी यूपी एआरओ और उत्तराखंड आरओ एआरओ के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको सारा कंटेंट इसमें दूंगा एक ही वीडियो में। यानी कि आप मेरे साथ चलेंगे तो आप आईएएस के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, पीसीएस के लिए भी और वनडे एग्ज़ाम के लिए। लेकिन मैं करूँगा क्या, देखिए, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल नॉलेज में आपने सभी कुछ पढ़ना है। लेकिन जब आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस, लोअर पीसीएस या आरओ एआरओ टाइप के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चुनिंदा चीज़ें पढ़नी है ना, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, नहीं ऐसा नहीं है। सेलेक्टेड चीज़ें नहीं पढ़नी है, सारा टॉपिक पढ़ना है। लेकिन उस टॉपिक में वनडे के लिए कहाँ तक आपने जाना है और आईएएस के लिए किस गहराई तक जाना है वो अलग चीज़ें हैं। तो मैं शुरुआत में आपको पूरी कहानियाँ सुनाऊंगा, आईएएस लेवल की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, पीसीएस लेवल की क्लास पढ़ाऊंगा। क्लास के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट लिखाऊंगा जो वनडे के नज़रिए से, वनडे की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू का जो पार्ट रहेगा क्लास का मेरा, मैं आपको सारी स्टोरी सुनाऊंगा। आप आईएएस पीसीएस प्री और मेंस के लिए, एनडीए सीडीएस के लिए आप तैयारी कर पाएंगे अपनी। और लास्ट का जो हिस्सा होगा 5-10 मिनट का, उन्हीं में से जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं, जो खास चीज़ें हैं जो स्पेशली वनडे के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको अलग से लिखाऊंगा। ये बात मैं आपको हर वीडियो में कहता आया हूँ, फिर से कह रहा हूँ। तो चलिए समय गंवाए बिना आगे चलते हैं। तो हमारे राष्ट्रपति के बारे में बात हो रही है। पॉलिटी की हमारी 8वीं क्लास है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है हमारा राष्ट्रपति पॉलिटी क्लास है। अच्छा, राष्ट्रपति के बारे में जानने से पहले आइए हम पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम उसके बारे में जानते हैं। जैसे आप जानते हैं ना, सरकार की या राजनीतिक प्रणाली किस तरह की है, संसदीय प्रणाली या अध्यक्षात्मक प्रणाली। जैसे यूएसए है, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। भारत, इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या है, भारत ने राजनीति की या प्रशासन की या शासन की पार्लियामेंट्री प्रणाली को अपनाया। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, संसदीय प्रणाली को अपनाया। इसकी सिंपल सी जो पहचान है वो ये है कि किसी भी देश में, जिस देश ने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है, वहाँ पर एक चुनी हुई संसद होगी। उस संसद में चाहे एक हाउस हो या 2 हाउस हो, एक चुनी हुई संसद होगी। उस संसद को जनता चुनेगी, हर तय समय के बाद उसके इलेक्शन होंगे। उसी संसद में जिस पार्टी या जिन पार्टियों को मेजॉरिटी मिलेगी, बहुमत मिलेगा, वो अपनी सरकार बनाएंगे। समझ रहे ना? तो सरकार बनाएंगे, ओके, सरकार बनाएंगे। अब उस सरकार में जो प्रधानमंत्री या मंत्री होंगे उनके लिए ज़रूरी है कि वो संसद के मेंबर हों, पार्लियामेंट के मेंबर हों। चाहे पार्लियामेंट, अगर आप देखें पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, 3 हाउस हैं या 1 हाउस हैं, जितने भी हाउस हैं, मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए ये ज़रूरी है कि आप पार्लियामेंट के किसी ना किसी हाउस के मेंबर हों। अब हमारे यहाँ 2 हाउस हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा। तो हमारे यहाँ का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें यह है कि हर 5 साल बाद लोकसभा चुनी जाती है, राज्यसभा हर 6 साल बाद चुनी जाती है, वो अलग मसला है। 6 साल का कार्यकाल होता है, हर 2-2 साल बाद राज्यसभा के चुनाव होते हैं, वो अलग मामला है। तो हर 5 साल बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं। उस चुनाव में जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है वो अपनी सरकार बनाती है। सरकार बनाने का मतलब क्या है, उसी में से प्रधानमंत्री और मंत्री चुने जाएंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि सरकार तो बन रही है उसकी जिसको लोकसभा में मेजॉरिटी मिली हुई है, जिसके पास लोकसभा में बहुमत है। लेकिन प्रधानमंत्री या मंत्री जो है वो राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है। अगर कोई मेंबर राज्यसभा से चुनकर आया है तो वो भी पीएम या मिनिस्टर बन सकता है। यहाँ तक कि अगर आप ये चाहें कि सरकार में जितने भी लोग हैं, प्रधानमंत्री या मंत्री, वो सारे के सारे राज्यसभा से ही आ जाएँ या सारे लोकसभा से ही आ जाएँ, तो उस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या है, एक चुनी हुई संसद होगी, उसी संसद में से सरकार बनेगी। तो जो सरकार में पीएम या मिनिस्टर हैं उनका संसद का सदस्य होना जरूरी है। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में इसका उल्टा है, वहाँ संसद तो होती है लेकिन जो संसद के सदस्य होते हैं वो सरकार में शामिल नहीं होते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी चीज़ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में है वो ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में 2 तरह के मुखिया होते हैं सरकार के, और प्रेसिडेंशियल या अध्यक्षात्मक प्रणाली में सरकार का केवल एक ही मुखिया होता है। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो हमारे यहाँ 2 प्रकार के मुखिया हैं। एक को हम कहते हैं फॉर्मल, यानी कि नाम मात्र का, औपचारिक, और दूसरा इनफॉर्मल, यानी कि वास्तविक शासक। तो हमारे यहाँ सरकार के 2 तरह के मुखिया हैं, एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री। मैंने यहाँ लिखा भी है, देखिए हमने बताया, हमने इंग्लैंड के समान
अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम चुना है जिसमें 2 हेड हैं, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल कौन है? राष्ट्रपति, और इनफॉर्मल या प्रधानमंत्री। मैं अभी लिख देता हूँ, ये जो है नाम मात्र का है। अब इसको लेकर खैर बहस होती रहती है कि भाई राष्ट्रपति के पास तो ये पावर भी है, वो पावर भी है, और वो अलग मसले हैं, वो किसी और क्लास में आपसे बात करेंगे। ये वास्तविक। तो 2 तरह के मुखिया, राष्ट्रपति नाम मात्र का या औपचारिक, प्रधानमंत्री वास्तविक मुखिया है सरकार का, ठीक है, या राष्ट्र का मुखिया। अब ये तो बात हो गई संसदीय प्रणाली की। अच्छा, अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है? वहाँ पर एक ही हेड होता है, वहाँ पर कोई फॉर्मल हेड नहीं होता है, एक ही हेड होता है और एक्चुअल होता है। जैसे यूएसए में, यूएसए जो प्रेसिडेंट है उसके पास सारी पावर्स हैं। अब पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी बात हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा जो ध्यान रहेगा वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद पर रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं नया आया हूँ सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल पर, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी नॉलेज मुझे है मैं न केवल भारत बल्कि पूरे संसार को उसमें बांटूँ। तो इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आपसे मुझे सहयोग सिर्फ ये चाहिए कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितनी वीडियो होंगी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तुरंत मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू। आगे चलते हैं। अब हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का रोल क्या है? आप जैसे ना राज्यपाल का क्या रोल है, जैसे आप सुनते हो ना, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हर एग्ज़ाम में हर राज्य में गवर्नर होता है। आप ज़रा सोचो तो गवर्नर का क्या रोल होता है। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप मुझे याद दिलाना वीडियो के लास्ट में गवर्नर का रोल क्या होता है, लास्ट में बताऊंगा आपको। तो उसी तरह से राष्ट्रपति का रोल क्या होता है। देखो, राष्ट्रपति की जो भूमिका है भारत में वो है संविधान और कानून का संरक्षण। राष्ट्रपति इसकी शपथ भी लेता है कि मैं देश के संविधान और विधि की संरक्षण करूंगा, परिरक्षण करूंगा और रक्षा करूंगा। 3 चीज़ें अपनी शपथ में वो लेता है। तो राष्ट्रपति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संविधान और कानून। कानून मतलब विधि, फारसी भाषा का शब्द इस्तेमाल कर दिया है मैंने। संविधान और कानून का संरक्षण करना राष्ट्रपति का जो रोल है भारत में सबसे महत्वपूर्ण ये है, ठीक है। अब उसमें क्या है? संविधान और कानून का संरक्षण कैसे करता है वो? संविधान का संरक्षण और कानून का संरक्षण कैसे करता है? देखो, संविधान का वो संरक्षण जो करता है वो करता है संसद के अंग के रूप में। राष्ट्रपति जो है संसद का अंग, आप लोग जानते हो संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो एक तो वो संसद का अंग है और दूसरा वो कार्यपालिका का मुखिया है, कार्यपालिका का हेड है। आपने सुना होगा ना आर्टिकल 53, राष्ट्र की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। अभी आगे चलेंगे। तो कार्यपालिका का हेड है वो। अभी कार्यपालिका के बारे में बताऊँगा मैं आपको। अब देखिए, संसद के अंग के रूप में वो संविधान का संरक्षण कैसे करता है? कैसे करता है? कोई भी कानून तभी बनेगा, तभी पास हुआ माना जाएगा संसद से जबकि उस पर राष्ट्रपति अपने साइन कर दे या राष्ट्रपति उसे मंजूरी दे दे। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी बात मैं आपको बताता चलूँ। अगर राष्ट्रपति को ये लगे कि संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा ने जल्दबाजी में या भूल से या जानबूझ के कोई कानून इस तरह से पास कर दिया है कि वो सारा का सारा कानून या उसका कोई हिस्सा जनता के हित में नहीं है या जनता के अधिकारों में वो कटौती कर रहा है, तो अब यहाँ पर हमें राष्ट्रपति को कुछ पावर दी है। आपको पता ही है, राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। अभी बात करेंगे पॉकेट वीटो वगैरह की। राष्ट्रपति को कुछ ऐसे वास्तविक अधिकार दिए गए हैं कि वो कुछ समय के लिए उस कानून को पास होने के लिए रोक सकता है या वापस कर सकता है अपने ऑब्जेक्शन के साथ कि यहाँ पर मुझे इसमें कुछ कमियाँ लग रही हैं। तो इस तरह से राष्ट्रपति जो है वो संविधान का संरक्षण करता है संसद के अंग के रूप में। अगर उसे लगे कि कुछ मामला गड़बड़ है तो उसे कुछ शक्तियाँ दी गई हैं जिसकी वजह से उस कानून को पास होने के लिए वो डिले कर सकता है, ठीक है ना। यही बात जो है मैं आपको आगे बताऊंगा और यही बात कहती है कि राष्ट्रपति एक्चुअली जो है पूरी तरह से औपचारिक नहीं है, उसके पास कुछ वास्तविक शक्तियाँ भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब कार्यपालिका के हेड के रूप में क्या है? कार्यपालिका के हेड के मतलब ये है कि सारे काम, ऐसा नहीं है कि किसी को सैलरी जारी करनी, ऐसा कुछ नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी मैटर्स होते हैं, पॉलिसी मैटर्स समझ रहे हैं ना भाई, जैसे अब 7वां वेतन आयोग आया था, 8वां वेतन आयोग लागू हो या ना हो, है ना। जैसे अभी चल रहा है, जैसे इंडिया बनाम भारत संविधान संशोधन विधेयक को लेकर, ये बहुत से मसले हैं जो पॉलिसी। तो जो देश में एक नई नीति बनाते हैं ना, तो उस नीति को मंजूरी सरकार से तो मिलनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो नीति तभी लागू होगी जब उसे राष्ट्रपति अपनी मंजूरी दे दें। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को हमने कार्यपालिका का हेड बनाया है। तो अगर राष्ट्रपति को लगे
कि सरकार जानबूझ के या अनजाने में कुछ ऐसा काम कर रही है जिससे जनता की भलाई नहीं है या जनता के अधिकारों में कटौती हो रही है, तो उस मामले को वो कुछ दिन के लिए ठंडे बस्ते में डाल सकता है। बहुत सारे अधिकार हैं, अगली वीडियो में मैं इसकी बात करूँगा। खैर, तो संविधान और कानून का संरक्षण करता है राष्ट्रपति, ये उसकी भूमिका है। ठीक है, ओके, ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने काम बता दिया। अब यहाँ पर ये कार्यपालिका क्या है, ये कार्यपालिका है क्या, इसके बारे में जानेंगे। आपने सुना होगा, हम राज्य कार्यपालिका कहते हैं, केंद्रीय कार्यपालिका कहते हैं, कभी कभी संघीय कार्यपालिका भी कहते हैं। कार्यपालिका को इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यानी काम करने वाला। अगर आप फिल्में वगैरह देखते हो ना, तो फिल्मों में जो शुरू होती है फिल्में ना, तो उसमें आता है भाई हीरो ये है, एडिटर ये है, डायरेक्टर ये है, तो उसमें अक्सर एक चीज़ लिखी जाती है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। एक तो आता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर राज खोसला, प्रोड्यूसर BR चोपड़ा, है ना, करण जौहर, प्रोड्यूसर करण जौहर। प्रोड्यूसर तो वो हुआ जिसने उस फिल्म में पैसा लगाया। अब एक पूंजीपति है, उसके पास पैसा है, उसने अपना बजट जारी कर दिया और अपने साथ कुछ कर्मचारी जोड़ दिए कि भाई अब ये फिल्म मेकिंग जो हो रही है इस पर आप नज़र रखो, उस पर आप नज़र रखो। जैसे बैंक के मालिक हैं, कोई महिंद्रा एंड महिंद्रा या रतन टाटा जो हैं बैंक के मालिक हैं, अब उनके पास इतना समय नहीं है कि वो रोज़ आकर के बैंक में बैठें, तो उन्होंने अपनी तरफ से बैंक में एक MD अपॉइंट कर दिया है जो बैंक के सारे कामकाज को देखेगा, एग्जीक्यूट करेगा, लागू करेगा। उसी तरह से एग्जीक्यूट का मतलब होता है, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कामों को लागू करना। देखो हमारे यहाँ संसद कानून बनाती है, उन कानूनों को लागू कौन करती है? सरकार। अब चूंकि वो कानूनों को लागू करती है और कानूनों को लागू करने के लिए और बहुत सारे नियम कानून बनाती है, काम को अंजाम देती है, इसलिए उसे कहते हैं कार्यपालिका। ओके, कार्यपालिका में कौन शामिल है? केंद्र में मंत्री और प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्री। ओके, तो राष्ट्रपति को हमने कार्यपालिका का हेड बनाया, मुखिया बनाया। ओके, तो ये बात मैंने आपको बता दी। कार्यपालिका क्या है? PM प्लस मंत्रिपरिषद। और एक्चुअली मैंने क्या कहा, यहाँ पर एक शब्द लिखा मैंने, एक्चुअली PM प्लस कैबिनेट, PM प्लस कैबिनेट। तो आप जो पॉलिटी की मेरी शुरुआती क्लासें हैं ना, उसमें आप देखिएगा मैंने आपको मंत्रिपरिषद और कैबिनेट का अर्थ बताया। यहाँ भी मैं जल्दी से आपको बताता चलूँ। जितने भी केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में मंत्री हैं, उन सबको इकट्ठा कर लो आप, उनका जो ग्रुप है उसे कहते हैं मंत्रिपरिषद। ओके, अब होता ये है कि प्रधानमंत्री के साथ मंत्री बहुत सारे जुड़े हुए हैं। अब प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं है कि वो रोज़ उनसे मुलाकात करे, CM के पास इतना समय नहीं है कि वो रोज़ अपने मंत्रियों से मुलाकात करे, या इतने सारे लोगों के साथ डिस्कशन करना और डिस्कशन करके एक फाइनल सॉल्यूशन पर पहुंच जाना बड़ा मुश्किल है। तो धीरे धीरे इंग्लैंड में परंपरा ये चली कि PM जो है कुछ खास मंत्रियों को अपने साथ लेता है और उनसे सरकार में जो नई पॉलिसी बनेगी उसके बारे में डिस्कशन करता है। अब जैसे आपने देखा ना, हमारे यहाँ कैबिनेट लेवल के कई सारे मिनिस्टर हैं, जैसे कि माननीय अमित शाह जी, माननीय आपके राजनाथ सिंह जी, माननीय नितिन गडकरी जी, इन्हें कैबिनेट स्तर के मंत्री कहते हैं। और भी बहुत सारे मंत्री हैं कैबिनेट स्तर के। तो ये आमतौर पर हफ्ते में एक बार PM के साथ बैठक करते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, और इनके समूह को हम कहते हैं कैबिनेट। हैं ये भी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, लेकिन ये एक अलग ग्रुप है। उसी मंत्रिपरिषद में से ये एक अलग ग्रुप है जिसे हम कहते हैं कैबिनेट। तो एक्चुअली PM और कैबिनेट मिलकर के सारे फैसले लेते हैं और बाकी मंत्रिपरिषद उस फैसले को मानती है और लागू कर देती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एक्चुअली PM प्लस कैबिनेट, यही सरकार है, ध्यान रखना। ओके, अब सीधे बिना समय गंवाए आगे चलते हैं, सीधे आ जाते हैं राष्ट्रपति पर। अब राष्ट्रपति के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल शुरू होते हैं वो होते हैं आर्टिकल 52 से। आर्टिकल 52 का जो फर्स्ट पार्ट है 52(1), उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो क्वेश्चन आता है, आप में से बहुत से लोग जो वीडियो मेरी देख रहे होंगे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ही देख रहे होंगे, और जो लोग अपनी जानकारी के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। आपने अगर तैयारी नहीं करनी, कोई बात नहीं, डेली न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसकी सबको जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। तो अब कोई पूछे कि भारतीय संविधान के कुल 395 अनुच्छेद हैं, तो उसमें से किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल में राष्ट्रपति का जिक्र आया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? सिंपल, आर्टिकल 52 फर्स्ट, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में किसका कहा गया? आर्टिकल 52 में। अब 52 सेकंड की जो लाइन है वो कहती है भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो भारत का सुप्रीम कमांडर भी होगा, महासेनापति, सिपह सालार, है ना। अगर आप उधर तुर्क मुगल एज में चले जाओ तो सिपह सालार, और पीछे और एंशिएंट एज में चले जाओ तो महासेनापति, इंग्लिश में उसको कहते हैं चीफ कमांडर। तो भारत की तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना, इन्हें हम कहते हैं भारत के रक्षा बल, डिफेंस फोर्सेस। मैंने यहाँ लिखा भी है कि संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी।
कहने का मतलब क्या है, आप देखें ना, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इनके तीनों अलग अलग अध्यक्ष हैं और अब एक नया पद भी बन गया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इनसे भी ऊपर भारत के जो हैं प्रेसिडेंट हैं। राष्ट्रपति इस तरह से भारत का महासेनापति या चीफ कमांडर है। ओके, सबसे बड़ा सेनापति जो है राष्ट्रपति है, आर्टिकल 52 का सेकंड कह रहा। अच्छा, यहाँ पर केंद्र न लिख करके संघ लिखा गया। संघ का मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, ठीक है, ध्यान रखना इन शब्दों का चयन जो है, ध्यान रखना कि केंद्र लिखा गया है कि संघ लिखा गया। ओके, फिर आर्टिकल 53 आया है, 53 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे शुरू आ गया, संघ की कार्यपालिका शक्ति। ध्यान रखना केंद्र की नहीं, संघ की, केंद्र की नहीं, संघ की, याद रखना, संघ की कार्यपालिका, संघ माने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पूरा भारत, पूरा भारत। संघ की कार्यपालिका, कार्यपालिका मैंने अभी आपको बताया, शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। निहित होने का मतलब छुपना नहीं है, निहित होने का मतलब छुपना नहीं है, यानी कि उन्हीं में से निकलेगी, उन्हीं में शामिल है, उन्हीं में से निकलेगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी कि हमारा जो पूरा देश है उसमें जो सरकार की शक्ति है वो राष्ट्रपति में है। आर्टिकल 53 खूब आता है, 52 बहुत कम आता है, लेकिन आर्टिकल 53 बहुत ज़्यादा आता है। यही जो आर्टिकल है एक्चुअली यही राष्ट्रपति को राष्ट्र का प्रथम नागरिक बनाता, कहते हैं ना, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक है। अभी वीडियो के लास्ट में ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बोर्ड पे लिखी है ना, मैं इनसे सब सारा का सारा आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इस चीज़ को स्किप मत करना, भागना मत, रुकना। अक्सर मैं आपसे एक बात कह के चलूँ, अक्सर एग्ज़ाम होता है, बड़ी मेहनत करते हैं हम लोग, रिज़ल्ट आते हैं, रिज़ल्ट आने के बाद हम कहते हैं मेरा 2 नंबर से रुक गया, मेरा 1.5 नंबर से रुक गया, मेरा 1 नंबर से रुक गया। बड़ी मेहनत करते हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता था। क्यों हो रहा है ऐसा? ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम चीज़ों को गहराई से नहीं पढ़ रहे हैं। 100 क्वेश्चंस का पेपर आया, 70 सवाल बहुत आसान आए, आपने 70 में से 60 कर दिए, बाकी 30 सवाल थोड़े से कठिन थे, वो 30 में से आप 5 या 6 कर पाए। दूसरा कोई जो तजुर्बेकार था जिसने गहराई तक पढ़ा था वो उसमें 10 कराया, वो आपसे 1-2 नंबर आगे निकल गया। तो दोस्त गहराई से पढ़ना है। अगर देखो IAS की तैयारी करोगे तो पीसेस करोगे, बनोगे, पीसेस की तैयारी करोगे तो कहीं क्लर्क बनोगे। इसलिए जहाँ भी पढ़ो, किसी बुक से पढ़ो या हमारी वीडियो से पढ़ो, सारी चीज़ें डिटेल्स में पढ़ो। हाँ, लास्ट में आपको बता देंगे कि ये चीज़ जो है वनडे के लिए रट लेना बेटा, ठीक है, सब कुछ पढ़ना। तो खैर, हाँ, कहाँ थे? तो संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो यही जो चीज़ है राष्ट्रपति को मुखिया बनाती है, राष्ट्र का प्रथम नागरिक बनाती है। यही चीज़ कहती है कि देश में जो सर्वशक्ति संपन्न है वो राष्ट्रपति। लेकिन ये फॉर्मल है ना, आर्टिकल 53 में लिख दिया है कि भाई संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, लेकिन ये फिर भी फॉर्मल है। क्यों? क्योंकि अगली लाइन जो है, अब यहाँ पर आर्टिकल 54, 55 में इस समय स्किप कर रहा हूँ बीच में, मैं सीधे आ रहा हूँ कूद के आर्टिकल 74 पे, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर क्लियर कराना चाहूँगा। आर्टिकल 74, अभी 53 के बाद जितने आर्टिकल हैं उन पर लौट के आऊँगा मैं, लेकिन पहले मैं आर्टिकल 74 की बात करूँगा। आर्टिकल 74 कह रहा है, उसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए PM की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी। देख रहे हैं ना आप? अब देखो आर्टिकल एक ही है 74, लेकिन इससे कई सारी बातें निकलती हैं। आपसे पूछेगा मंत्रिपरिषद का उल्लेख किसमें है? 74 में। अब मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा? PM होगा 74 में। ओके, मंत्रिपरिषद का काम क्या है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देना। मंत्रिपरिषद किसकी अधीनस्थ है? राष्ट्रपति की। सारे का सारा 74 में है। अगर आप गहराई से नहीं पढ़ोगे तो वहीं पर 1 या 1.5 नंबर से आपका रुक जाएगा। ओके, तो गहराई से पढ़ना। अच्छा, जल्दबाजी नहीं करनी है। मान लो 3 महीने बाद आपका कोई एग्ज़ाम होने वाला, आप सोचा इसी बार निकलना, वैसे ऐसे करके कब बुढ़ापा आ जाता पता नहीं चलता। चीज़ों को गहराई से पढ़ो, तसल्ली से ठहर जाओ, चबा जाओ उनको, है ना, 1-1.5 साल चबा जाओ, फिर देखना कितने रिजल्ट आएंगे। तो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए PM की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। तो मंत्रिपरिषद का जिक्र आ गया इसमें, और ये बता दिया कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और यही बता दिया ये किसको सलाह देगी? राष्ट्रपति को देगी। और यही बता दिया कि भाई राष्ट्रपति को सहायता और सलाह कौन देगी? मंत्रिपरिषद देगी। अच्छा देखो, अब क्या है, इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए PM की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। इससे पहले हमारे संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है या लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति को इस सलाह को मानना जरूरी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कई मौक़ों पर कि हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना ज़रूरी है। लेकिन मैं सरकार की सलाह के ख़िलाफ़ नहीं जाऊंगा।
उन्होंने कई मौक़ों पर कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा, राष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि कहीं पर भी हमारे संविधान में ये लिखा हुआ नहीं है कि राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री परिषद की सलाह मानना ज़रूरी है। ये विवाद लंबे समय तक चला। अक्सर मैगजीन्स में पत्रकारों ने कहा, कोई कहता है कि राष्ट्रपति पपेट है या औपचारिक है। अच्छा, एक्चुअली हुआ क्या, मैंने अपनी पुरानी क्लासेस में भी आपको बताया है, इस क्लास में भी बता रहा हूँ। और यहीं पे आपको एक बात बताता चलूँ कि जब आप मेरे साथ बैठें तो कॉपी पेन ज़रूर लेकर बैठें, क्योंकि जो कंटेंट मैंने सामने लिख रखा है ना, इसी को पढ़ाते हुए ये सामने मैंने आपके इसलिए लिख रखा है कि ये महत्वपूर्ण भी है, और दूसरा ये कि मेरी लय ना बिगड़े, तो मैं कुछ आपको गलत ना बता जाऊँ। लेकिन इसी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर कहीं राजेंद्र प्रसाद का जिक्र मैंने नहीं किया। खैर, तो विवाद का जो प्रश्न था वो ये था कि क्या राष्ट्रपति के लिए ज़रूरी है उनकी सलाह मानना। अब अगर ज़रूरी है तो राष्ट्रपति मुखौटा हो गया, रबर स्टैंप हो गया, औपचारिक हो गया, ये कुछ क्लियर था नहीं। तो अब इस चीज़ को क्लियर करने के लिए, हाँ, ये मैं कह रहा था कि 1947 में जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उसमें बहुत से लोगों ने आज़ादी में बहुत से लोगों ने बलिदान दिया, कुर्बानी दी। उस समय कांग्रेस पार्टी लोगों के जहन में छाई हुई थी, पंडित नेहरू लोगों के जहन में छाए हुए थे। तो पंडित नेहरू का, कांग्रेस पार्टी का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक कह सकते हैं ना, खूब ही प्रचार प्रसार था। पंडित नेहरू की जो छवि थी वो पार्टी में भी अच्छी थी और देश में भी अच्छी थी। इस वजह से जब भी इलेक्शन होते थे तो एक्चुअली वो जीत जो होती थी कांग्रेस की तो होती ही होती थी, पंडित नेहरू की भी होती थी। तो धीरे धीरे ये हुआ कि पंडित नेहरू का जो कद था राजनीति में, देश में, काफ़ी बढ़ गया। तो कोई भी जो था उनकी सलाह के खिलाफ नहीं जाता था। क्यों भाई, जनता में उनकी इमेज है, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं जनता के हित में कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो उनके समय में एक दो बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फॉर्मल जो है स्टेटमेंट दिए कि भाई राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए मजबूर नहीं है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सलाह मानूंगा मैं। लेकिन उनका असर इतना था पंडित नेहरू का कि हमारे यहाँ परंपरा चली आई कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह मान लेनी चाहिए। तो धीरे धीरे पब्लिक के जहन में ये बात आ गया कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का है या मुखौटा है और प्रधानमंत्री एक्चुअली वास्तविक है। लेकिन समय के साथ इस पर विवाद होने लगा। तो इस विवाद का समाधान करने के लिए उस समय की प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी के समय में संविधान में एक संशोधन हुआ जिसे हम कहते हैं संविधान का 42वां संशोधन। इस संशोधन को 42वें संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि संविधान को फिर से लिखने का प्रयास किया गया। खैर, जो भी, हम उस विवाद में हम नहीं जाएंगे। लेकिन 42वें संशोधन से हमारे संविधान में बहुत सारे बदलाव हुए, जिन्हें 44वें संशोधन के बाद बहुत सी चीज़ों को फिर से वहीं का वहीं रख दिया गया जैसे पहले थी। कुछ जो चीज़ें उपयोगी थी उनको रहने दिया गया या चेंज कर दिया गया, बाकी चीज़ें हटा दी गई। ठीक है, तो 42वें संशोधन से क्या किया, 42वें संशोधन से और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम ये हुआ 42वें संशोधन से कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के जो संबंध हैं उनको स्पष्ट करने का प्रयास किया गया या उनको स्पष्ट कर दिया गया। क्या स्पष्ट कर दिया गया? 42वें संशोधन में मैंने लिखा है 42वां संशोधन 1976 है ये, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 को, 3 जनवरी 1977 को ये लागू हुआ था। सवाल कई बार आता, कंफ्यूज मत होना। 76 में संशोधन हुआ था, 77 में ये लागू हुआ था। और इस संशोधन में क्या हुआ था, ये जो लाइन है ना कि जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, लिखा है ना ये, इसमें एक लाइन जोड़ दी गई कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, और राष्ट्रपति इस सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। राष्ट्रपति इस सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति के लिए अब सलाह मानना मंत्रिपरिषद की ज़रूरी होगी। मंत्रिपरिषद उससे जो भी सलाह देगी राष्ट्रपति को वो सलाह माननी पड़ेगी। यहाँ से एक्चुअली राष्ट्रपति वाकई में मुखौटा या औपचारिक हो गया। जैसे इंग्लैंड में राजा होता है ना, तो इंग्लैंड के राजा के लिए ज़रूरी है कि वहाँ की सरकार जो भी उसको एडवाइस दे, जो भी सलाह दे, वो चुपचाप उस पर सिग्नेचर कर दे। तो यहाँ पर वास्तव में हमारे जो राष्ट्रपति थे उनकी स्थिति इंग्लैंड के राजा के समान हो गई। अब इलेक्शन हुए 77-78 में, नई सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी, तो वो जो है 44वां संशोधन लेकर आए। 44वां संशोधन जो हुआ 1978 में हुआ और ये लागू हुआ 20 जून 1979 को। 20 जून 1979 को 1979 को ये संशोधन लागू हुआ। इसमें राष्ट्रपति को कुछ वास्तविक शक्तियाँ सौंपी गई। वो वास्तविक शक्तियाँ क्या थी? वो वास्तविक शक्तियाँ ये थी कि जो लाइन है ना कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, ये रहने दिया गया। उसके बाद राष्ट्रपति सलाह के अनुसार कार्य करेगा, जो 42वें संशोधन से जुड़ा था, ये भी रहने दिया। लेकिन इसमें एक लाइन और जोड़ दी गई,
राष्ट्रपति इस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा। राष्ट्रपति इस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा, उसके बाद वह सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अब यहीं से आ गया जो निलंबनकारी या सस्पेंसिव वीटो कहते हैं ना, वो यहीं से आया, यहीं से पैदा हुआ। कैसे पैदा हुआ? राष्ट्रपति को कुछ वास्तविक शक्तियां दी गई। किसने दी गई? कि अगर राष्ट्रपति को लगे कि सरकार ने कोई एडवाइस दिया, संसद का कोई कानून उसके पास आया सिग्नेचर के लिए, या सरकार की यानी कार्यपालिका की कोई सलाह आई है उसके पास सिग्नेचर के लिए, तो राष्ट्रपति को अगर उस पूरे के पूरे बिल पर या कानून पर, मसौदे पर या उसके कुछ पॉइंट्स पर कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो उसे कह सकता है सरकार से या संसद से कि भाई आप इसको फिर से डिस्कस कर लें। अब मीडिया, आप देखें मीडिया की पावर है, मीडिया जिसे चाहे राजा बना दे, जिसे चाहे रंक बना दे। अब अगर ऐसा होता है, राष्ट्रपति सलाह के लिए वापस भेजता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साहब जो राष्ट्रपति ने जो ऑब्जेक्शन किए हैं वो संसद को या सरकार को मानने ही होंगे। लेकिन राष्ट्रपति पद की गरिमा ऐसी है कि जब राष्ट्राध्यक्ष ने किसी चीज़ को वापस लौटाया आपत्ति लेकर के, तो वो जिसे कहते हैं ना लोक लाज या नैतिकता, उसके दायरे में रह करके शर्म के मारे उस पर विचार जरूर करते हैं। और अक्सर हमने ऐसा देखा है कि राष्ट्रपति की राय का सम्मान किया गया, या तो वो बिल या मसौदा वापस भेजा ही नहीं गया है, और भेजा गया है तो राष्ट्रपति की जो सलाह थी उसमें ध्यान रखा गया। तो एक जो शब्द आता है नैतिकता, नैतिकता को आम भाषा में क्या कह सकते हो? लोकलाज। तो जो लोकलाज का डर दिखा करके राष्ट्रपति जो हैं सरकार को या संसद को कुछ सही काम करने के लिए इस तरह से, मैं ये तो नहीं कहूँगा मजबूर कर सकते हैं, मजबूर करना शब्द थोड़ा यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ उसे प्रेरित जरूर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि ये काम आप ऐसे नहीं ऐसे करो। तो 44वें संशोधन ने राष्ट्रपति को कुछ एक्चुअल पावर्स दी, और यहीं से आया सस्पेंसिव वीटो। तो खैर वीटो की बात आगे करेंगे, और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।